So we'll discuss that topic, and that is the versatile nature of carbon. Right? So about 3 million organic compounds are known today, and यही इसका रीजन अभी हम स्टडी करेंगे कि क्यों ऐसा है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं. सो द मेन रीजंस फॉर दिस ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, द वेरी फर्स्ट रीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज catenation. Catenation is basically self-linking property. Catenation means self-linking property. Self-linking का मतलब खुद से ही लिंक होना. So एक कार्बन एटम है, वो दूसरे कार्बन एटम से लिंक हो सकता है. लिंक होने का मतलब वो उसके साथ बॉन्ड बना सकता है. और हम पहले इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि द टाइप ऑफ बॉन्ड जो कार्बन के बीच में बनता है, कार्बन एटम्स जो बनाते हैं, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड. तो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, वो फिर किसी और कार्बन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, वो फिर किसी और से बना सकता है, एंड दिस विल कंटिन्यू. तो ये जो एक प्रॉपर्टी है जिसमें एक एटम, आइडेंटिकल एटम, जैसे कार्बन है तो कार्बन से लिंक हो रहा है, फिर वो दूसरे कार्बन से लिंक हो रहा है, this is known as self-linking property called catenation. right? तो इस प्रॉपर्टी के कारण ही ऐसा है कि कार्बन की इतने सारे कंपाउंड्स हैं. हाउ? लेट्स से वील टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू डू दैट. ये हम बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं इस फैक्ट से कि लेट्स से हमारे पास 5 अलग अलग कार्बन एटम्स हैं. ठीक है, वी हैव 5 डिफरेंट कार्बन एटम्स. अब अगर ये सब लिंक हो तो कैसे लिंक हो सकते हैं? लेट्स सी. मे बी फर्स्ट में हो सकता है कि सारे एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में लिंक हो जाए. दूसरे में हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन में नहीं लिंक होकर इस तरीके से एक ब्रांच वहां पर आ जाए. ओके फाइन, एक ब्रांच आ गई, लेट्स से 2 ब्रांचेस आ जाए. राइट? अभी तक तो ये ओपन चेन चल रहा था. ओपन चेन मतलब कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं था. हो सकता है ये 5 कार्बन एटम्स एक रिंग के फॉर्म में अटैच हो जाए. राइट? मे बी हो सकता है कि रिंग 4 की बने, उस पर एक ब्रांच आ जाए. राइट? सो ऐसे बहुत सारे और मैं लिंकेजेस यहां पर बना सकती हूँ, बट द पॉइंट इज कि बाय यूजिंग जस्ट 5 कार्बन एटम्स वी कैन फॉर्म a large number of compounds. ये सारे सब अलग अलग compounds हैं. अलग अलग compounds in the sense they have some property differing, maybe the physical property only, but yes they'll be counted as different compounds. राइट? सो 5 कार्बन एटम्स को यूज करते हुए हम बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं. इन नेचर वी हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. सो डेफिनेटली उनकी जब लिंकिंग होगी, उनमें जब कैटेनेशन होगा, वो जब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी करेंगे, तो वहां पर मिलियंस एंड मिलियंस कंपाउंड्स ही बनने वाले हैं. So that is the reason why I said this is the most important property, क्योंकि ये basic reason है कि क्यों कार्बन के इतने सारे compounds, millions of compounds available है हमारे पास. Now why carbon shows catenation? There are other elements also in nature which show a catenation, but the maximum catenation that is shown by carbon, right? So इसलिए है, there are 3 reasons behind it. Carbon showing catenation. First reason is its small size. Its electronic configuration being the second reason. And last is the unique strength of carbon-carbon bonds. ये कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होने चाहिए, अदरवाइज लॉन्ग चेन्स स्टेबल नहीं हो पाएंगे एंड दे विल ब्रेक इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स. तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स डिक्रीज हो जाएगा. सेकंड प्रॉपर्टी for the versatile nature of carbon, the second property is tetravalency. The second reason is tetravalency. Tetra means 4. Valency is the combining capacity of an element. Carbon belongs to group 14 of the periodic table, and since the atomic number of carbon is 6, the electronic configuration of carbon becomes 2,4. जिसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है and therefore its valency is also 4. So carbon forms 4 covalent bonds in its compounds. Right? This is the maximum valency that can be exhibited by an atom, by an element, और वो ये कार्बन शो कर रहा है. अब ये 4 बॉन्ड्स है. सपोज ये 4 बॉन्ड्स बनाता है हाइड्रोजन के साथ, तो इट बिकम्स मीथेन.
हो सकता है ये 4 bonds बनाए, but maybe with chlorine it becomes CCl4. Maybe it forms 3 with hydrogen, 1 with chlorine becomes CH3Cl. इस तरीके से बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती है कि ये किसी के साथ भी ये अपने 4 bonds बना सकता है. So again, this is another reason why carbon has a versatile nature, why carbon has so many compounds. The third reason that can be quoted for the versatile nature of carbon is the tendency to form multiple bonds. The tendency to form multiple bonds. Multiple bonds means double bonds and triple bonds. So due to small size of carbon, it has a strong tendency to form multiple bonds, both double as well as triple, by sharing more than one electron pair. And as a result, it can form a variety of compounds. Like मैंने अभी जो 5 कार्बन एटम वाला एग्जाम्पल कोट किया था, जिसमें मैंने एक ऐसे स्ट्रेट चेन बनाई थी, एक मैंने ऐसे इस तरीके से ब्रांच्ड चेन बनाई थी. वहीं अगर मैं कहीं डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दूं या मैं कहीं ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दूं, दिस विल फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. तो उन्हीं, इसलिए मैंने कहा था आई कैन मेक अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स आउट ऑफ दीज 5 कार्बन एटम्स. व्हाई? बिकॉज मैं उनको सिंगल बॉन्ड से बना सकती हूँ, मैं उन्हें कहीं डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करके बना सकती हूँ, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज करूंगी तो भी कंपाउंड चेंज हो जाएगा. ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करके बना सकती है, लाइकवाइज ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करी तो भी कंपाउंड चेंज हो जाएगा. एक डबल बॉन्ड वाले अलग होंगे, 2 डबल बॉन्ड वाले अलग होंगे, एंड सो ऑन. सो पॉसिबिलिटीज सिर्फ 5 कार्बन एटम्स की डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने की इतनी ज्यादा है. तो नेचर में जो इतने सारे कार्बन एटम्स हैं, दे विल मेक अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, एंड दैट अकाउंट्स फॉर द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. नाउ नेक्स्ट वी कैन स्टडी द वाइटल फोर्स थ्योरी, which is also known as Berzelius hypothesis. Now, vital means essential, necessary. The starting of organic chemistry was कि हमने नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाम इसलिए दिया था बिकॉज वी ऑब्जर्व्ड वन कॉमन फैक्टर बिटवीन all the compounds. The common factor was these compounds were of carbon and their source was a living being, an organism, maybe plant, maybe animal, maybe a microorganism. तो हमने ये नोटिस किया कि जितने भी ये compounds हैं उन सबका source एक living being है, चाहे वो plant हो, animal हो, whatever. इस फैक्ट को यूज करके बर्जीलियस ने अपने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया, दैट इज नोन एज द वाइटल फोर्स थ्योरी. एंड व्हाट ही सेड वाज कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग बॉडी के बाहर सिंथेसाइज करना पॉसिबल नहीं था. लिविंग बॉडी के बाहर सिंथेसाइज करना मतलब अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, मे बी लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में, कहीं भी, मतलब हर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज हो सकता था. व्हाई? द रीजन ही सेड कि उसको सिंथेसाइज करने के लिए जो एसेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड है, जो मिस्टीरियस फोर्स रिक्वायर्ड है, जो नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड है, दैट कैन एग्जिस्ट ओनली इनसाइड अ लिविंग body and not outside it. So, according to vital force theory, all organic compounds can be synthesized only in the living body, not outside it. Why? Because the force required for the synthesis could exist only inside a living body, not under artificial conditions. So this was the Berzelius hypothesis, and obviously ये स्टेटमेंट इस तरीके का है कि इसको डिस्कार्ड होना था. दिस इज नॉट ट्रू. अभी तो इनफैक्ट हम जानते हैं कि इन द प्रेजेंट टाइम्स नियरली ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज और इन इंडस्ट्रीज. बट दिस डेथ ब्लो दैट वाज गिवन टू दिस वाइटल फोर्स थ्योरी वाज बाय वॉलर. सो वी could discard the theory on the basis of Waller's synthesis. That was in 1828. Frederick Waller synthesized urea. Formula for urea is CO NH2 CO NH2. This is urea. It's a well-known organic compound. It was synthesized in the laboratory by heating ammonium cyanate. So the starting materials were ammonium sulfate. अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन करवाया था पोटेशियम साइनेट से, एंड अमोनियम साइनेट सिंथेसाइज हुआ था NH4CNO with a byproduct as K2SO4 potassium sulfate.
और अमोनियम साइनेट को जब हीट किया गया तो इसका रीअरेंजमेंट हुआ एंड फॉर्म्ड यूरिया NH2CO NH2. Although this synthesis of urea was accidental, Wohler was not deliberately synthesizing urea. He was synthesizing ammonium cyanate, which is an inorganic compound. But because heating was there in the system, वो जो पूरा सेटअप था उसमें हीटिंग कंटिन्यू हो रही थी, इसलिए जब अमोनियम साइनेट बना वो हीट हुआ तो एक अलग ही कंपाउंड बना, दैट वाज यूरिया. उसको बाद में स्टडी करके पता चला कि इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाज नेम्ड यूरिया बिकॉज इट कुड बी द सोर्स कुड बी द यूरिन ऑफ organisms. पर ये synthesis हुआ and this discarded the vital force theory and the very fact given by the scientist Berzelius कि organic compounds को हम synthesize नहीं कर सकते. So this theory, this synthesis, Wohler synthesis, completely discarded, completely rejected the vital force theory. और बाद में later on Kolb synthesized acetic acid, हेनल सिंथेसाइज्ड इथाइल अल्कोहल C2H5OH. तो बाद में फिर और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस डे बाय डे इंक्रीज होने लग गया. सो नाउ हम इस पोजीशन में हैं कि हम एक नई डेफिनेशन दे सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. अब तक तो हम ये बोल रहे थे कि कंपाउंड्स विच आर obtained directly or indirectly from living organisms, from living beings, maybe animals, maybe plants, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. पर आफ्टर वोलर सिंथेसिस ये बोलना कि कंपाउंड्स obtained from living beings आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा. वी कैन गिव अ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आइदर हाइड्रोकार्बन्स और their derivatives, right? So organic compounds are, they are either hydrocarbons or they are their derivatives. Hydrocarbons, the name itself explains, compounds of hydrogen and carbon, right? So any compound of hydrogen and carbon only is a hydrocarbon, right? So methane, ethane, C2H2 ethine and many more, they are all hydrocarbons. But जो बात ध्यान में रखनी है वो सिर्फ इतनी रखनी है कि जब आप हाइड्रोकार्बन्स बोल रहे हो तो it should contain only and only carbon and hydrogen, no other element. अगर कोई और एलिमेंट आता है, let's say CHCl3 है, CH2, Cl2, इस तरीके से कोई भी और एलिमेंट आ गया, देन दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हम उस कंपाउंड को किसी ना किसी हाइड्रोकार्बन से डिराइव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मीथेन, इट इज अ हाइड्रोकार्बन, ये मीथेन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है मतलब ये खुद ऑर्गेनिक है. अब सपोज मैंने इसका रिएक्शन HCl से करवाया, मे बी क्लोरीन से करवाया लाइट की प्रेजेंस में, Cl2 से करवाया, व्हाट विल हैपन? एक क्लोरीन तो HCl हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगा, एक जो दूसरा क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? ये 3 हाइड्रोजन तो एज इट इज रहेंगे एंड दिस हाइड्रोजन विल बी डिस्प्लेस्ड बाय क्लोरीन. नाउ इस कंपाउंड में CH3Cl, राइट, मोनोक्लोरोमीथेन, ये जो बना है इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा क्लोरीन भी है. I will not call this compound as a hydrocarbon, rather I will call it a derivative of hydrocarbon because I can derive this compound from methane which is a hydrocarbon. तो क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का ही डेरिवेटिव है इसलिए ये भी कैसे काउंट होगा? एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. मे बी आई डोंट स्टॉप द रिएक्शन हियर एंड आई कंटिन्यू इट. तो अब एक और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा and it will be dichloromethane. Again it's a derivative of hydrocarbon, it is organic. I can still proceed the reaction to form CHCl3, chloroform. Again a derivative, again an organic compound, and if further carried out it can form CCl4, carbon tetrachloride. अब इसमें हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, still it is organic. Why? Because it is a derivative of hydrocarbon, right? So
any hydrocarbon or its derivative will be considered as an organic compound. थोड़ा सा और स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को डिटेल में. हाइड्रोकार्बन्स, compounds of carbon and hydrogen. These are the simplest organic compounds and they are regarded as the parent organic compound. I hope you can very well understand the reason for calling them parent organic compound, because we can derive other organic compounds from hydrocarbons. And all other compounds, they are considered to be the derived form, and as they are produced or they are formed by the replacement of one or more hydrogen atoms, or maybe by an atom or a group of atoms. So basically hydrocarbons are the parent organic compounds. और इन हाइड्रोकार्बन्स का भी क्या सोर्स है? जो मेजर सोर्स हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स का है वो है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर. उसको जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं तो उससे हमें डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं. टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स को हम बेसिकली दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. Saturated and unsaturated. Saturated hydrocarbons and unsaturated. Saturated hydrocarbons की अगर बात करें, in general अगर saturate term की बात की जाए, saturate, saturated, you may be heard of saturated solutions, unsaturated solutions, supersaturated solutions. तो ये saturated का मतलब क्या होता है? Saturated basically means to obtain the maximum. मतलब let's say आप स्टूडेंट्स हो तो मे बी किसी स्टूडेंट की कैपेसिटी एट अ टाइम पढ़ने की या एक स्ट्रेच में पढ़ने की, एक सिटिंग में पढ़ने की, दैट्स मे बी 3 hours. हालांकि बहुत मुश्किल होता है बट मे बी 3 hours. तो जब 3 घंटे वो पढ़ लेगा कंटिन्यूसली, उसके बाद वो नहीं पढ़ पाएगा. राइट? क्यों? क्योंकि वो जितना कर सकता था मैक्सिमम वो उसने कर लिया, उसकी मैक्सिमम लिमिट उसने अटेन कर ली, यानी वो सैचुरेट हो गया, उसके आगे वो नहीं पढ़ सकता. लाइकवाइज जब हम यहां सैचुरेटेड टर्म की बात करते हैं तो सैचुरेटेड, हमने अभी एक प्रॉपर्टी देखी थी कार्बन की, टेट्रावेलेंसी. कार्बन एट अ मैक्स कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स. राइट? अगर वो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेता है, मतलब अब उसके पास कोई 5th बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं है. उसने जो जितना मैक्सिमम बॉन्ड्स बना सकता था उसने बना लिया, यानी हम क्या बोलेंगे? दिस कार्बन एटम इज सैचुरेटेड. मतलब उसकी जितनी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी थी, मैक्सिमम कैपेसिटी, वो उसने अटेन कर ली और वो क्या हो गया? वो सैचुरेट हो गया. सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करेंगे, सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स. ये आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, वो सारे ही क्या होंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स. एंड दीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, we've given them a name, a term, they are called alkanes. तो जब भी हम एल्केन की बात करेंगे आगे चैप्टर में, तो एल्केन का मतलब होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स हैं वो सारे क्या हैं? सिंगल बॉन्ड्स. ठीक है? इनका एक जनरल फॉर्मूला है. जनरल फॉर्मूला आगे अनसैचुरेटेड में भी आएगा. ये जनरल फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. सो इफ आई से कि ऐसा कोई एल्केन बनाइए जिसमें मे बी देयर आर 3 कार्बन एटम्स, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3. I'll substitute the value C3H2 into 3 plus 2. So it will be C3H8. Right? अगर आपसे बोला जाए कि एक ऐसा एल्केन बनाइए मे बी जिसमें 10 कार्बन एटम्स हो, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10. The formula will become C10H22. Right? That is why this formula CnH2n, it is called what? It is called the general formula. जनरल फॉर्मूला इसीलिए क्योंकि एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी एल्केन का फॉर्मूला बना सकते हो, knowing the number of carbon atoms in it. That is why it is called the general formula for
एल्कीन्स। और अगर हम किसी इनमें से जो भी मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं या किसी और एग्जांपल एल्कीन का अगर आप लो, आप बहुत इजीली उसका स्ट्रक्चर बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाई आर वी कॉलिंग दैट पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन टू बी सैचुरेटेड। लेट्स से मैं C3H8 का एग्जांपल लूं तो इट हैज 3 कार्बन एटम्स and 8 hydrogen atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. And you can see हर एक कार्बन एटम की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है और जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं दे आर ऑल सिंगल, एंड दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड C3H8 comes into the category of saturated hydrocarbons.